subscribe and press bell icon for latest notification. मैं प्रदुम्न फिर से हाजिर हूँ आपके साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टे फॉरवर्ड में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो, आपकी साइंस की क्लास जो चल रही थी उसमें से 2 चैप्टर आपके कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें पहला चैप्टर था आपका मापन मेजरमेंट और दूसरा जो चैप्टर था वो था आपका गति मोशन। तो ये 2 चैप्टर कंप्लीट हो जाने के बाद अब हम आते हैं इससे संबंधित जितने भी आपके ऑप्शनल क्वेश्चंस बनते हैं उन सबको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद हम अपना नेक्स्ट जो चैप्टर है हमारा, जिसको हम कहते हैं ग्रेविटेशन या कुछ जो भी टॉपिक है वो हम स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों, आज हम करने वाले हैं 2 चैप्टरों से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट आपके ऑप्शनल क्वेश्चंस बन सकते हैं वो आज हम देखने वाले हैं। तो जैसा कि हम बता दें कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल में पहली बार आए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत सी क्लासेस, बहुत सी सब चीज़ें बहुत अच्छी आपको फ्री में मिलने वाली हैं। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड होता है तो आपके पास इसका नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। तो दोस्तों, आज का हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आज का आपका पहला क्वेश्चन क्या है। जैसे कि आप जानते हो, ये हमारा फिजिक्स का पहला टॉपिक है जिसमें हम मापन और गति इन दोनों को कवर करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, प्रकाश वर्ष मात्रक है। आपको इसका आंसर देखना है। प्रकाश वर्ष मात्रक है। दूरी, प्रकाश, समय, विद्युत धारा। तो दोस्तों, आप जानते हो प्रकाश वर्ष जो है आपकी दूरी का मात्रक है। किसका मात्रक है? दूरी का मात्रक है। अगर बात की जाए प्रकाश वर्ष क्या है, तो प्रकाश वर्ष होता है आपका एक वर्ष में प्रकाश द्वारा चली गई कुल दूरी। क्या? एक वर्ष में प्रकाश द्वारा चली गई कुल दूरी। अगर हम इसको बात करें कि एक प्रकाश वर्ष में कितने मीटर होते हैं, तो याद रखिएगा एक प्रकाश वर्ष में आपके 9.46 गुणे 10 की घात 15 मीटर होते हैं। कितने होते हैं? 9.46 गुणे 10 की घात 15 मीटर होते हैं। अगर बात की जाए ये हम निकालते कैसे हैं, तो हमको क्या निकालना है? दूरी निकालनी है, क्योंकि प्रकाश वर्ष का मात्रक आपका दूरी होता है। तो आप सिंपल सा दूरी का जो फॉर्मूला होता है चाल गुणे समय, तो वो लगा सकते हो। तो आप आसानी से, अगर आपको याद नहीं करना, आपको याद नहीं होती, अगर आप याद कर लेते हो ये वैल्यू तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप याद नहीं कर पाते तो इसको सॉल्व करने का आसान तरीका है कि आपको दूरी के लिए चाल गुणे समय फॉर्मूला लगा दीजिए, और प्रकाश की चाल होती है आपकी 3 गुणे 10 की घात 8 होती है। और समय की बात की जाए तो आप एक साल में निकाल रहे हो तो आपको 365 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन आपको फिर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 24, क्योंकि आपको उसको दिन को घंटे में बनाओगे, फिर आप उसको मिनट में बनाओगे। किस में बनाओगे? आप उसको मिनट में बनाओगे, और फिर आप उसको सॉल्व कर लोगे तो आपका क्या आ जाएगा? सीधे सीधे आपका आंसर निकल के आ जाएगा। आपकी जो भी आपका आंसर है 9.46 गुणे 10 की घात 15 मीटर। इस प्रकार आप निकाल सकते हो अगर आपको वैल्यू नहीं पता। अदरवाइज आप इसका सीधे से आंसर याद कर सकते हो कि आपका 9.46 गुणे 10 की घात 15 मीटर एक प्रकाश वर्ष में होता है। क्लियर हो गई बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, साइड में दिया हुआ है, कौन सी मात्रा जड़त्व की माप है? कौन सी मात्रा आपके जड़त्व की माप है? इसका आंसर आपको देना है। तो दोस्तों, हमने आपको बताया था, जब हम आपको गति के नियम बता रहे थे उसमें जो पहला नियम था जिसको हम कहते हैं गति का प्रथम नियम या जड़त्व का नियम, उसमें हमने आपको बताया था कि जो चीज जितनी भारी होती है वो अपनी स्थायित्व उतना ही अधिक रखती है। यानी आपका जो जड़त्व होता है वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होता है? वो आपके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है द्रव्यमान के। तो आप सिंपल से यहाँ समझ सकते हो कि जो आपकी जड़त्व की माप है वो आपका क्या हो जाएगा? वो आपका द्रव्यमान हो जाएगा। ये क्लियर हुई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। आपको इसमें एक दूसरे को 2 साड़ियाँ दी हुई हैं, आप उनको मिलाना है। तो जैसा आप जानते हो उच्च वेग आपको किसमें मापा जाता है? तो आप अच्छे से जानते हो उच्च वेग को आप मैक में मापते हो। मैक संख्या आपका उच्च वेग मापता है। और याद रखिएगा मैक मैक जो होता है वो सिर्फ वायुयानों का वेग ही माप सकती है।
नेक्स्ट है आपका तरंग दैर्ध्य, ये भी आप जानते हो, इसका एंगस्ट्रॉम मात्रक होता है। दाब का आप अच्छे से जानते हो, पास्कल मात्रक होता है। ऊर्जा आप जानते हो, जूल मात्रक होता है। यानी चारों ऑप्शन आपकी मैचिंग करते हैं, तो आपका यहाँ पे ऐसा कौन सा ऑप्शन जो सही है वो है आपका स नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फिर से आपको मिलाना है, तो याद रखिएगा यहाँ पे आपका न्यूटन और मीटर है, ठीक है। चलिए आपको मिलाइए इसको। तो दोस्तों हम आपको एक चीज बता देना चाहते हैं, कई बार क्या होता है कि आप हमेशा जो आपको आंसर पता हो आप उसी से मिलाने की कोशिश किया करिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो आंसर आप मिला लेते हो वही आपका सटीक ऑप्शन में दिया होता है, बाकी ऑप्शन आपके गलत हो जाते हैं। जैसे कि इस क्वेश्चन में दे रहा है, आप जानते हो त्वरण जो होता है वो क्या होता है, वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल, यानी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। आपका पहले का चौथा आंसर आपका मिल गया ना। चलिए अब आप देख लीजिए आपका कौन सा आंसर सही होता है। तो आपको यहाँ पे ए का चौथा सिर्फ एक ऑप्शन मिलता है, वो है आपका डी, और वो आपका सही हो जाएगा। आप और आगे मिलाना चाहते हो तो आप बी का 3 यानी बल का न्यूटन आपका सही है, सी का पहला यानी कार का जूल सही है, बल का न्यूटन सही है, और आवेग का आपको पता है न्यूटन मीटर होता है, वो हम आपको बता चुके हैं। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, निम्न में से समय का मात्रक नहीं है, इन चार में से कौन सा समय का मात्रक नहीं है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से समय का मात्रक नहीं है। चार ऑप्शन है आपके, इसका आंसर देखिए क्या होगा। तो आप जानते हो निम्न में से अधिवर्ष आपका समय का मात्रक है, चंद्रमाह आपका समय का मात्रक है, लेकिन आप अच्छे से जानते हो प्रकाश वर्ष आपका समय का मात्रक नहीं है। ये किसका मात्रक है, ये मात्रक है आपका दूरी का, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा प्रकाश वर्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पारसेक इकाई है, निम्न में से किसकी इकाई पारसेक है। तो जैसे कि हमने आपको पहले क्वेश्चन में बताया है, आपकी जो दूरी का मात्रक है वो आपका क्या है, पारसेक। अब इसको हम डिफाइन करते हैं कि पारसेक एक्चुअली है क्या। तो याद रखिएगा, दूरी मापने का सबसे बड़ा मात्रक क्या, सबसे जो बड़ा मात्रक है, सबसे बड़ा मात्रक कौन है, पारसेक। दूरी मापने का सबसे बड़ा मात्रक आपका क्या है, पारसेक है। अब बात की जाए कि एक पारसेक में कितने प्रकाश वर्ष होते हैं, तो याद रखिएगा एक पारसेक में आपके 3.26 लाइट ईयर होते हैं, ठीक है। कितने होते हैं, 3.26 लाइट ईयर होते हैं। या मीटर की बात की जाए तो आपके होते हैं 3.08 गुणे 10 की घात 16 मीटर, ठीक है। कितने, 3.8 गुणे 10 की घात 16 मीटर होते हैं आपके एक पारसेक में। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो चलिए, लेकिन एक बात और याद रखिएगा, पारसेक को हम क्या कहते हैं, पारसेक को हम कहते हैं पैरालैक्टिक, क्या, पैरालैक्टिक सेकेंड, इसी को हम छोटा करके पारसेक के रूप में जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, इसका आंसर दीजिए। कौन सा सुमेलित नहीं है। दोस्तों आप अच्छे से जानते हो कि डेसिबल आपका ध्वनि का मात्रक होता है, ये आप जानते हो। अश्व शक्ति आपकी शक्ति का मात्रक होता है, ये भी आप जानते हो। समुद्री मील नौ संचालन में दूरी का इकाई है, ये भी आप जानते हो। लेकिन जो आपका सेल्सियस है वो आपका ऊष्मा का मात्रक नहीं होता है। ये सेल्सियस किसका होता है, सेल्सियस होता है आपके ताप का। तो यहाँ पे आंसर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा डी। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया शेयर करते जाइएगा दोस्तों में, और वीडियो को लाइक भी जरूर करिएगा, और कैसा लगा ये हमको कमेंट करके बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, क्यूरी इकाई है, क्यूरी इकाई है रेडियोधर्मिता, तापक्रम, ऊष्मा, ऊर्जा। तो दोस्तों आप अच्छे से जानते हो कि जो क्यूरी इकाई होती है वो होती है आपकी रेडियो धर्मिता, जिसको हम क्या कहते हैं, रेडियो एक्टिविटी, ठीक है। इसका आंसर आपका क्या है, इसका आंसर है आपका क्यूरी। तापक्रम का अगर बात की जाए तो आप जानते हो इसका आपका होता है डिग्री सेल्सियस। ऊष्मा की बात की जाए तो उसकी होती है आपका कैलविन, कैलोरी, और ऊर्जा आपका कैलविन, ठीक है। ऊर्जा भी आपकी मापी जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका,
पास्कल इकाई है? पास्कल निम्न में से किसकी इकाई है? आंसर दीजिए। तो दोस्तों आप अच्छे से जानते हो पास्कल आपके दाब की इकाई है। किसकी इकाई है? आपके दाब की इकाई है। अगर हम बात की जाएगी पास्कल क्या है, तो आपका दाब P बराबर होता है आपका F/A। क्या होता है? F/A। और F आपका होता है न्यूटन और बटे A होता है आपका मीटर स्क्वायर। यानी जो न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर होता है उसी को हम क्या कहते हैं? पास्कल। क्योंकि जो दाब की खोज सबसे पहले की थी वो आपके पास्कल नामक साइंटिस्ट ने की थी, इसलिए दाब की मात्रा को हम पास्कल भी कहते हैं। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। आपका P बराबर होता है F/A, F होता है आपका न्यूटन और A होता है आपका मीटर स्क्वायर। यानी एकांक क्षेत्रफल में लगाया गया बल आपका दाब कहलाता है। बाकी इसका जो आपका कॉन्सेप्ट है वो हम आगे आने वाले चैप्टर्स में कंप्लीट करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हर्ज मापने की इकाई क्या है? सॉरी आपका क्या है? ये है आपका हर्ज है, हर्ज नहीं, ठीक है। क्या है? हर्ज। तो आप दोस्त अच्छे से जानते हो कि जो हर्ज होता है वो क्या मापता है? वो मापता है आपकी आवृत्ति। क्या मापता है? वो आपकी तरंगों की आवृत्ति मापता है आपका हर्ज। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई? मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई? इसका आंसर बताइए। तो दोस्तों याद रखिएगा, जो मात्रों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति है वो लागू की गई थी 1971 ईस्वी में। कब लागू की गई थी? 1971 ईस्वी में। लेकिन याद रखिएगा 1960 ईस्वी में आपके जिनेवा स्विट्जरलैंड में एक बैठक हुई थी जिसमें एमकेएस सिस्टम को मॉडिफाई किया गया था, एक्सटेंड किया गया था और उसको एसआई सिस्टम बनाया गया था। लेकिन यहाँ बात होती कि जो आपका अंतरराष्ट्रीय पद्धति है वो कब लागू की गई? तो आपकी लागू की गई थी 1971 ईस्वी में। ये बात याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एसआई में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? एसआई सिस्टम में लेंस की इकाई की शक्ति क्या है? तो आप अच्छे से जानते हो आपका डायोप्टर। क्या? डायोप्टर आपके एसआई में लेंस की क्या होती है? इकाई होती है। ये बात हमने आपको जीएस के जो चैप्टर आया था उसमें ये क्वेश्चन था, उसमें भी हमने आपको बताया था कि जो आपका शक्ति होती है जिसको हम कहते हैं क्षमता, वो आपकी मापी जाती है डायोप्टर में, यानी D=1/F होती है। ये होती है आपके मीटर में। अगर यहाँ पे सेंटीमीटर की बात की जाए तो वो हो जाएगा आपका D=100/F सेंटीमीटर, ठीक है। ये बात याद आप रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। ये रहा आपकी स्क्रीन पर, डेसिबल मापक है, आपको इसका आंसर देना है। तो दोस्तों आप अच्छे से जानते हो जो डेसिबल है वो आप ध्वनि की तीव्रता मापता है। क्या मापता है? ध्वनि की तीव्रता। डेसिबल का ना तो हीमोग्लोबिन से कोई संबंध है, ना ही यूरिया से कोई संबंध है, ना ही वायु में कणों से संबंधित है। वो सिर्फ मापता है आपकी ध्वनि की तीव्रता। ये चीजें आप याद रखिएगा। अब जो ध्वनि की तीव्रता है वो आपका फोनोमीटर भी मापता है और आपका ऑडियोमीटर भी मापता है। ये चीज आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। वो रहा आपकी स्क्रीन पर, एम्पियर नापने की इकाई क्या है? इसका आंसर दीजिए। तो दोस्तों आप अच्छे से जानते हो कि एम्पियर में आपका क्या मापा जाता है? करंट, ठीक है। क्या? आपका करंट आपका किसमें मापा जाता है? वो आपका मापा जाता है एम्पियर में। चलिए, वोल्टेज आपका अलग है, प्रतिरोध आपका अलग है, लेकिन बात करंट की जा रही है, वो आपका एम्पियर में मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, यंग प्रत्यास्था गुणांक का एसआई मात्रक क्या है? तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये आपके मापन से संबंधित है, इस वजह से यहाँ पे लाया गया है। इसका जो कॉन्सेप्ट है वो हम आपको बताएंगे जब आप पदार्थों की हम आपको स्थिति के बारे में बताएंगे, उनकी अवस्था के बारे में बताएंगे, वहां पर उनकी जब गुण बताएंगे तब वहां पर ये है। लेकिन हम आपको यहाँ से थोड़ा सा एक्सप्लेन किए देते हैं कि आपका एक्चुअली में यंग प्रत्यास्था गुणांक क्या है। तो याद रखिएगा
आप नाम आगे जाके सुनोगे हुक का नियम। क्या सुनोगे? हुक का नियम। तो दोस्तों याद रखिएगा, इसी को हम कहते हैं यंग प्रत्यास्था गुणांक। क्या कहते हैं? यंग प्रत्यास्था। तो इसी को हम कहते हैं यंग प्रत्यास्था गुणांक। अब बात की जाती है हुक का नियम क्या है, तो सिंपल से याद रखिएगा, आपकी एक जो विकृति होती है, विकृति समानुपाती आपकी होती है प्रतिबल की। किसकी? प्रतिबल की। विकृति आपके प्रतिबल के समानुपाती होती है। तो याद रखिएगा, हम क्या करते हैं, हम सिंपल सा आपका करते हैं, यहाँ पे प्रतिबल आपका ऊपर रहता है, बटे में आपके रहती है विकृति। क्या रहती है? बटे में आपकी रहती है विकृति, और बराबर में हम लगा देते हैं आपका ई, जो हमने ये हटाया आपका समानुपाती का चिन्ह। तो दोस्तों जो ये आपको अभी नजर आया ये चीजें, इसी को हम कह देते हैं आपका हुक का नियम, और इसी को हम कह देते हैं आपका यंग प्रत्यास्था गुणांक। प्रतिबल आपका क्या है? न्यूटन हो जाता है दोस्तों। प्रतिबल आपका क्या हो जाता है? न्यूटन हो जाता है, और आपका विकृति हो जाती है वो मीटर स्क्वायर हो जाती है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर। ठीक है, क्या हो जाएगा? न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर आपका हो जाएगा आंसर। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा है आपकी स्क्रीन पर। निम्न युग्म में, याद रखिए ये युग्म है। क्या है? युग्म है। ठीक है, निम्न युग्म में किस भौतिक राशि का समान विमीय सूत्र नहीं है? इसका आंसर दीजिए जल्दी से। तो दोस्तों याद रखिएगा, इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका बल एवं दाब। यानी बल और दाब की राशियां आपकी अलग अलग होती हैं, बट कार और ऊर्जा की आप जानते हो क्या होती है? वो होती है आपकी ml2 t-2। ये आपकी किसकी होती है? ये होती है आपके कार की। अगर हम बाहर की बात करें, बल की बात करें, इसकी होती है आपकी ml t-2। ये भी आप जानते हो। अगर हम आवेग की बात करें तो वो होता है आपका ml t-1। ठीक है, यानी आवेग संवेग की विमा आपकी ml t-1, भार व बल की विमा आपकी ml t-2, कार्य एवं ऊर्जा की विमा आपकी ml2t-2। लेकिन जो आपके बल की विमा होती है वो होती है ml t-2। लेकिन जो दाब की विमा होती है वो आपकी बदल जाती है। तो आप याद रखिएगा, यहाँ पे जो आपका आंसर होगा वो होगा बल एवं दाब। अगर आप निकालना चाहते हो कि आपके बल एवं दाब की विमा क्या होगी, वो आपको हम बता देते हैं। आपका जो बल होता है, बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो इसकी हो जाएगी m, और इसकी हो जाती है L-T-2। तो ये आपकी बल की हो जाती है। लेकिन जो आपका प्रेशर होता है वो होता है आपका F/A, यानी बल की हो जाती है आपकी ml-T-2 अपॉन A हो जाती है आपकी L2। एक L से एक L कट जाता है, आपकी हो जाती है ml-1T-2। ओके, ये याद रखिएगा। ये दोनों विमा आपकी क्या हो गई? अलग हो गई। इसलिए आपका ये आंसर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। कौन अविमीय राशि है? कौन अविमीय राशि है? तो दोस्तों याद रखिएगा, विकृति आपकी अविमीय राशि होती है, क्योंकि इसका जो फॉर्मूला होता है वो आपका होता है आपके लंबाई में परिवर्तन, लंबाई में परिवर्तन बटे वास्तविक लंबाई, वास्तविक लंबाई। तो लंबाई लंबाई कट जाती हैं, तो हमने आपको बताया था कि बटे में अगर आपकी जो दोनों राशियां हैं वो आपकी बराबर हैं, तो वो कभी भी विमीय राशि नहीं बनती है। तो ये जो कट के आपका एक आंसर आ जाएगा और एक की कोई विमा नहीं होगी, तो आपका अविमीय राशि जो होगी वो आपकी क्या हो जाएगी? तो हो जाएगी आपकी विकृति। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। नेक्स्ट बढ़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। कौन सदिश राशि नहीं है? कौन सदिश राशि नहीं है? इसका आंसर दीजिए। चलिए क्वेश्चन 20 का आंसर क्या होगा? कौन सदिश राशि नहीं है? तो दोस्तों आप अच्छे से जानते हो, हमने आपको जो पहला चैप्टर है जिसका नाम मापन, उसमें भी हमने बताया है कि आपका वेग जो है वो एक सदिश राशि है, और वेग आपका जिस जिस राशि में आएगा वो सभी आपकी सदिश राशियां होंगी। तो आप यहाँ पे देख रहे हो वेग आपका सदिश है,
तो संवेग भी आपका सदिश होगा, कोणीय वेग भी आपका सदिश होगा, लेकिन आपका द्रव्यमान आपका कैसा होगा, ये आपका अदिश राशि होगा। तो निम्न में से आपका पूछा गया कि कौन सी सदिश राशि नहीं है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका आंसर आपका हो जाएगा द्रव्यमान आपका सदिश राशि नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, सदिश राशि है निम्न में से कौन सदिश राशि है? दोस्तों इसका आंसर बताना है। सॉरी, निम्न में से कौन अदिश राशि है? ये सदिश नहीं, ये अदिश राशि है। तो दोस्तों आप अच्छे से जानते हो संवेग आपका क्या है, सदिश है। बल आघूर्ण आपका क्या है, सदिश है। लेकिन जो आपकी ऊर्जा है, ऊर्जा कैसी है, ऊर्जा आपकी अदिश है, इसलिए इसका आंसर आपका ऊर्जा अदिश राशि सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कौन सा एक व्युत्पन्न परिभाषा नहीं है? परिभाषा का मतलब है कि निम्न में से कौन सा आपका व्युत्पन्न मात्रक नहीं है, वो आपको बताना है, यह व्युत्पन्न राशि नहीं है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों हमने आपको सिंपल सा बताया था कि व्युत्पन्न का का मतलब होता है कि दो चीजों से मिलकर जो आपकी नई राशि बनती है। तो यहाँ पे आपको जानते हो घनत्व तो आपका व्युत्पन्न है, क्योंकि घनत्व तो आपका होता है द्रव्यमान बटे आयतन, यानी दो राशियां मिल गई, ये आपका हो गया घनत्व। आयतन आप जानते हो v अगर आप इधर ले जाओगे तो आपका बन जाएगा m/d, ये भी आपके दो राशियां हो गई, तो आपका आयतन भी आपका व्युत्पन्न हो गया। चाल बराबर आप जानते हो v d/t, ये भी आपका कौन सा हो जाएगा, आपका व्युत्पन्न राशि हो जाएगी। तो आपका बनता है द्रव्यमान, यानी m आपका कैसा है, आपका एक मूल परिभाषा है, ना कि एक व्युत्पन्न परिभाषा। ठीक है, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, उसको सॉल्व कीजिए। त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र है। आपके पास चार ऑप्शन है, क्या होगा दोस्तों? अगर आप आ जा रहे हैं ऑप्शन ए के साथ, तो आप बिल्कुल सही जा रहे हैं, क्योंकि याद कीजिए गति के समीकरण का पहला समीकरण, इसको हमने आपको दो बार बताया है। आपको हमने संवेग संरक्षण गति के दूसरे नियम में भी हमने बताया था कि क्या होता है। तो याद रखिएगा, जो पहला नियम है आपका वो है v बराबर u प्लस ए टी, ये आप जानते हो। यहाँ से हमने आपका क्या किया, v माइनस यू बराबर ए टी, यहाँ से हमने आपका ए किया, तो आपका v माइनस यू बटे टी, ये आपका आ गया, यानी पहला ऑप्शन आपका सही है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, उसको सॉल्व कीजिए। क्या होगा, संवेग व वेग का अनुपात होता है, संवेग व वेग का अनुपात होता है। दोस्तों ये भी हमने आपको बताया है, तो आप याद कीजिए संवेग क्या होता है, तो P बराबर आपका होता है दोस्तों mv, यानी द्रव्यमान गुणे वेग। और वेग तो आपका क्या होता है, वेग तो आपका वेग ही होता है, लेकिन इन दोनों का अनुपात पूछा गया है, यानी mv बटे v। तो v से v आपका कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा, सिर्फ m बचा, यानी आपका सिर्फ द्रव्यमान बचता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा आपका द्रव्यमान। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आपका पूछा गया है, इसको आप इंपॉर्टेंट कर लीजिए और इसको बिल्कुल याद कर लीजिए कि संवेग व वेग का अनुपात आपका हमेशा और हमेशा द्रव्यमान होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, आपकी स्क्रीन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। एक लड़की बैठी अवस्था में झूला झूल रही है, बैठी अवस्था में उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलनों का आवर्तकाल क्या होगा, इसका आंसर बताइए। तो याद रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा कि आपका जो आवर्तकाल है वो बढ़ जाएगा। वो बढ़ेगा कैसे, आप जानते हो टी बराबर आपका क्या होता है, 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी, ये आप अच्छे से जानते हो। तो याद रखिएगा, अगर वो खड़ी होती है लड़की, तो उस झूले की जो प्रभावी लंबाई है वो आपकी बढ़ेगी, और टी है आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में एल के, अगर एल बढ़ा तो आपका टी भी बढ़ेगा, यानी आपका आवर्तकाल भी बढ़ेगा। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इसको सॉल्व कीजिए। यदि किसी गतिमान वस्तु के वेग को दोगुना किया जाता है, तो उसका जो आंसर होगा वो क्या होगा। वेरी गुड दोस्तों, इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका कि गतिज ऊर्जा आपकी 4 गुनी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 4 गुनी हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, आप गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला जानते हो, क्या होता है, K इक्वल टू हाफ
mv², ये आप जानते हो। यानी अब आपको वेग को दोगुना करना है तो आप 1/2 m2v का आप स्क्वायर कर दीजिए, आपका आ जाएगा 1/2, आपका 2 का स्क्वायर यानी 4, तो आप 4 बाहर रख दीजिए, इंटू mv²। तो आप देख सकते हो पहले से आपका कितना हो गया, आपका 4 गुना हो गया, तो आपकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, आपकी 4 गुनी हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं आपका, ये रहा आपके स्क्रीन पर, इसका आंसर दीजिए। किसी पिंड के द्रव्यमान व भार में अंतर होता है, इसका आंसर दीजिए कि उसका कारण क्या होता है। तो दोस्तों आप जानते हो इसका आंसर होगा कि आपका द्रव्यमान हमेशा स्थिर होता है, जबकि भार आपका क्या होता है, वो बदलता रहता है हर जगह पे, क्योंकि आपका जो द्रव्यमान होता है वो आपका सिर्फ होता है m, लेकिन जो आपका भार होता है वो होता है आपका mg। तो आप जानते हो जो आपका भार है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, वो आपका डिपेंड कर रहा है गुरुत्वीय त्वरण पे, और हर जगह गुरुत्वीय त्वरण आपका बदलता रहता है, लेकिन द्रव्यमान आपका कभी नहीं बदलता। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, राइट। चलिए बढ़ते हैं आपकी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। किसी संतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण क्या होता है। दोस्तों ये हमने आपको बताया था, जो हमने आपकी बल की परिभाषा बताई थी, उसके बाद हमने आपको बल का जो निगमन बताया था कि कितना लगेगा, उसमें हमने आपको बताया था कि जो आपका बल होता है F इक्वल टू ma, वहाँ पे हमने इसको बताया था कि आपका जो बल होना चाहिए वो आपका असंतुलित होना चाहिए। अगर आपको इसकी क्लास देखनी है तो क्लास आपकी प्ले लिस्ट में पड़ी हुई है आपकी साइंस की, उसमें आप दूसरा चैप्टर मोशन है, उसमें आपको बहुत ही डिटेल से, बहुत ही आराम से हर एक चीज़ समझाई गई है, तो वहाँ पर जाकर आप देख सकते हो, ठीक है। तो इसका आंसर जो आपका हो जाएगा दोस्तों, वो होता है आपका बल के समानुपाती यानी अनुक्रमानुपाती। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो आपका उत्पन्न त्वरण है वो बल की क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है यानी समानुपाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, जल में तैरना न्यूटन के किस नियम के कारण संभव है, इसका आंसर बताइए। तो दोस्तों आप अच्छे से जानते हो कि जो आप जल में तैरते हो वो न्यूटन के गति के पहले नियम के कारण आपका क्या होता है, संभव हो पाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, बल की परिभाषा कहाँ से प्राप्त होती है। ये हम सारे क्वेश्चन दोस्तों हम आपको बता चुके हैं, तो आप प्लीज पहले जाके क्लास देखिएगा, उसके बाद इन क्वेश्चनों को आप सॉल्व करिएगा। आई होप आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। चलिए इसका आंसर क्या होगा, तो याद रखिएगा हमने आपको बताया कि जो बल की परिभाषा आती है वो गति के पहले नियम से आती है, और अगर बल के मात्रा की बात की जाती तो वो आपकी गति के दूसरे नियम से आती है, लेकिन यहाँ पे बात की जा रही है बल की परिभाषा की, तो आपकी गति के पहले नियम से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके साइड में है, इसका आंसर बताइए। गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध क्या होता है। वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर कि जो गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध है वो आपका जड़त्व कहलाता है। ये चीज हम आपको सॉल्व करवा चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है। तो दोस्तों आप अच्छे से जानते हो कि इसका जो आंसर होगा वो आपका क्या होगा, वो आपका होगा डी, यानी पृथ्वी द्वारा घोड़े पर आरोपित बल से। जैसे आप क्या कर रहे हो, आप खड़े हो, आप चलना चाहते हो, तो आप क्या करते हो, आप इस पृथ्वी पे बल लगाते हो, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में आपके ऊपर एक बल कार्य करता है, जिसकी वजह से आप आगे बढ़ पाते हो। अगर आप इसको एग्जाम्पल से बाय प्रैक्टिकल समझना चाहें तो अगर आप बालू में चलो तो आप नहीं चल पाते, क्यों, क्योंकि आप अपनी तरफ से तो पूरा बल लगाते हो, बट आपकी जो बालू होती है वो बहुत सॉफ्ट होने की वजह से आपको रिएक्शन नहीं कर पाती, आपको बल नहीं दे पाती, जिससे आप नहीं चल पाते। लेकिन अगर आप जमीन पे पृथ्वी पर हो तो वो आपको बराबर रिएक्ट करती है और आप आसानी से चल सकते हो। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है,
क्रिकेट का खिलाड़ी तेजी से आती हुई बॉल को क्यों अपने हाथों से पीछे खींचकर पकड़ता है? इसका आंसर क्या होगा बताइए। तो दोस्तों बिल्कुल सही जवाब, इसका आंसर क्या होगा, वो होगा आपका संवेग परिवर्तन के लिए समय मिल जाता है। अगर आपको इसका थ्योरी देखना है तो आप जाकर हमारे चैनल पे जो आपका प्लेलिस्ट पड़ी हुई है साइंस में, वहां पे इसको अच्छे से डिटेल में समझाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बल गुणनफल है, इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों आप अच्छे जानते हो बल बराबर क्या होता है, वो होता है आपका द्रव्यमान गुणे त्वरण, यानी बल आपका द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, वृत्ताकार मार्ग में गति करता पिंड कैसा होगा? दोस्तों ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन, बहुत बार। इसका आंसर क्या होगा? वेरी गुड, इसका आंसर होगा आपका त्वरित गति में। कैसे होगा? त्वरित गति में। अगर आप इसको थोड़ा समझना चाहें तो याद रखिएगा, सपोज ये आपका वृत्त में एक कोई पिंड है, वो यहाँ से मोशन कर रहा है ऐसे, तो उसकी हर जगह डायरेक्शन बदलती है, हर बार उसकी डायरेक्शन बदलती है, यही डायरेक्शन उसको त्वरित करती है। ठीक है, इसका आंसर ये होगा। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के 737 क्वेश्चन जो हमने आपके लिए लाए हैं, बहुत ही बेहतरीन ढूंढ कर, जो इम्पोर्टेंट थे और कई बार क्वेश्चन आपके ये एग्जाम में आए हुए हैं। तो दोस्तों अगर आप इसकी पीडीएफ लेना चाहते हो तो इसकी पूरी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल स्टेप फॉरवर्ड में मिल जाएगी। तो वहां पर आप जाकर इसको देख सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपको कोई डाउट होता तो आप वहां पे पूछ सकते हो। तो दोस्तों हमको जरूर कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आपको बहुत पसंद आया हो तो आप हमको सपोर्ट कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और हमको अपना फीडबैक बहुत अच्छा दीजिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो भी आप हमको बता सकते हैं, हम उसमें क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं वो भी आप हमको बता सकते हैं। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। तो प्लीज़ आपसे यही है जिससे आप हमको थोड़ा सा सपोर्ट करिए, हम भी आपके लिए थोड़ा सा मेहनत करते हैं, तो हम थोड़ा सा आपसे एक्सपेक्टेशन करते हैं। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को बताइए इसके बारे में, और हम आपके लिए कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें और अच्छे अच्छे वीडियो आपके करंट के हों या भी आपकी जीएस के हों जो आपको डेली प्रोवाइड करा जाते हैं, वो आपके प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपको कराए जाते हैं। तो इन सब की आपको टेलीग्राम चैनल में जाकर पीडीएफ देख लेनी है, वहाँ पे आपको मिल जाएगी। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, दोस्तों को शेयर करना है, वीडियो को लाइक करना है और कमेंट करके हमको बताना है कि आपको कैसा लगा। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। चलिए नमस्कार।